जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, खुद का निर्माण करना है। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा हिंदी से हिंद पृष्ठ पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और जो लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर कर दें ज़रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस पृष्ठ का लक्ष्य उद्देश्य है हिंदी भाषा को जागरूक करना, हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाना, हिंदी भाषा के महत्व को समझाना। यही हमारे पृष्ठ का हमेशा उद्देश्य रहता है। आज हिंदी एक समृद्ध भाषा है और समृद्ध भाषा बनने के लिए उन्हें उसको कई शताब्दियों से गुजरना पड़ता है, यानी कि कई कठिनाइयों से, कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो अपने पड़ाव पर पहुंचती है। तो आज हमारी जो हिंदी भाषा है वो एक समृद्ध भाषा है, तो हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। वो हमारी एक धरोहर है, उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा ही हमारी मातृभाषा है, राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है। तो उसे मजबूत बनाने के लिए हमें स्वयं ही प्रयास करने पड़ेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास पर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्णन मैं कर चुकी थी। उसमें चल रहा था हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल जो हमारे हिंदी गद्य साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण काल है। और हिंदी गद्य साहित्य में हमारा सबसे पहला काल है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, और तीसरा है छायावादी युग, जो हमारे हिंदी गद्य काल का बहुत महत्वपूर्ण युग है। तो आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा छायावादी युग क्या है, छायावादी युग का अर्थ क्या है, छायावादी युग के को मतलब परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, छायावादी युग में कौन कौन से कवि हुए और कौन कौन सी रचनाएं की। तो आज हम इसी सभी पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी हैं विद्यार्थी 9 से लेकर इंटर तक तो जुड़े ही, साथ में सभी लोग जुड़ जाएं। और जो लोग जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें। ये मनोरमा शर्मा जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है इस पृष्ठ पर। तो आज हम बात करेंगे छायावादी युग के बारे में, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काल भी है, जिसे हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। तो छायावादी युग का हमारा जो समय रहा है वो है 1918 से, वैसे लोग 1920 से लेकर 36 मानते हैं, और कुछ लोग इसे 1918 से लेकर 1938 तक समय अवधि मानी गई है। लेकिन हमें देखने को ज़्यादातर मिला है 1920 से लेकर 1938 तक। तो ये समय रहा है। और छायावाद काल के जो प्रवर्तक थे वो थे इलाचंद जोशी, और मुख्य प्रवर्तक थे यानी कि मुख्य संपादक थे वो हमारे थे जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने छायावादी युग की नींव डाली थी। तो ये हुई बात कि छायावाद का समय अवधि क्या है और छायावाद का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ तक होगी बात। अब आती है बात कि छायावाद युग क्या है। तो कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि छायावाद जो है वो हिंदी कविता, छायावाद कब प्रारंभ हुआ। सबसे मेन बात आती है कि हिंदी कविता में जब छायावाद युग द्विवेदी युग के बाद आया, तो द्विवेदी युग में जो कविता थी उसमें नीरसता उत्पन्न होने लगी।
यानी कि लोग कविताओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगे, लोग ज़्यादा उसको महत्व नहीं देने लगे और कभी भी ज़्यादा नहीं उसका वर्णन करने लगे। तो सोचा कि कविता कुछ कवियों ने लेकर कविता पर ज़्यादा जोर दिया, तो वो सबसे ज़्यादा जोर हमारा छायावादी युग में ही कवियों ने दिया है। तो इसको सबसे महत्वपूर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि जब नीरसता उत्पन्न होने लगी, कुछ लोग द्विवेद युग में इसका विरोध भी होने लगा, तब छायावाद उत्पन्न हुआ। यानी कि कह सकते हैं हम छायावाद की उत्पत्ति हुई या छायावाद युग का आरंभ हुआ। अब आता है कि छायावाद का प्रयोग सबसे पहले किस पत्रिका या ये कह सकते हैं छायावाद युग में सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन हुआ। छायावाद युग में सबसे पहले हमारी जो पत्रिका थी वो थी शारदा। शारदा पत्रिका का संपादन हुआ था, जिसका संपादन किया था हमारे मुकुटधर पाणी ने। जो मुकुटधर पाणी जी हैं, उन्होंने सबसे पहले शारदा पत्रिका का संपादन किया था और फिर तभी से छायावाद में कविता खड़ी बोली में लिखने लगे। लोग कवि जितने भी हुए ज़्यादातर खड़ी बोली पर महत्व देने लगे और जो ब्रज भाषा थी वो खड़ी मतलब कविताओं से थोड़ा सा बाहर निकल गई, या उसका महत्व कम हो गया, या कवियों ने उस पर ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। जितनी भी कविता होती थी वो सब खड़ी बोली पर लिखी जाने लगी। तो इस समय यहाँ पर खड़ी बोली का ही बोलबाला होने लगा। अब बात आती, ये तो हुई बात कि छायावाद युग क्या है। अब बात आती है हमारी कि छायावाद का अर्थ क्या है। वैसे तो हम छायावाद, कुछ लोगों ने छायावाद को रहस्यवाद भी बताया है और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया है। छायावाद के ये कह सकते हैं कि छायावाद शुक्ल जी ने जो छायावाद का जो रहस्य है वो रहस्यवाद पर ज़्यादा जोर दिया है। यानी कि रहस्यवाद का मतलब ये होता है कि हम देखने को हमें कुछ और मिलता है और उसके अंदर होता कुछ और है। तो यही हमारे रहस्यवाद की बात है। फिर और रामकुमार वर्मा जी भी कहते हैं कि जो ये छायावाद कब हुआ, यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा पर परमात्मा की छाया पड़ने पर, तो जब आत्मा पर परमात्मा की छाया पड़ती है तो जितने भी कवियों ने अपनी कविताओं में इस चीज़ का आध्यात्मिक वर्णन किया है वही क्या कहलाता है, छायावाद। कुछ कवियों का मानना ऐसा है, लेकिन इसको ठीक से परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसको ठीक से परिभाषित नहीं किया गया, तो इसलिए छायावाद की मुख्य परिभाषा निकलकर नहीं आती। नगेंद्र जी ने, जो नगेंद्र जी थे, उनके अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया गया है। तो यही छायावाद है। तो छायावाद का जो अर्थ है, कुछ लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार, बहुत सारे लोगों ने, कवियों ने अपनी अपनी परिभाषा अलग रूप में दी है। तो यही यहाँ पर इसमें ये मान सकते हैं कि छायावाद में कुछ रहस्यवाद, आध्यात्मिक और आदि का वर्णन इसमें किया गया है। तो यही छायावाद कहलाता है। अब आती है बात हमारी कि छायावाद कि जो हमारे स्तंभ हैं, 4 स्तंभ कौन कौन से हैं जिस पर हमारा जो छायावाद युग है वो उस पर टिका हुआ है। तो वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं तो वो बताएंगे। छायावाद युग है बहुत महत्वपूर्ण युग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे छायावाद युग से ही आते हैं। उससे जुड़े हुए जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो छायावाद युग से ही आते हैं। तो हम एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान देंगे। अगर नोट करना चाहते हो आप लोग तो उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि छायावाद युग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो अक्सर आते हैं। कभी भी आप देख लीजिए, कोई टेस्ट पेपर हो या कोई एग्ज़ाम पेपर कुछ भी हो, उसमें अगर छायावाद का से संबंधित क्वेश्चन ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो छायावाद हमारा जो मुख्य युग है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो मुख्य स्तंभ थे छायावाद के वो थे हमारे 4 कवि। ये कह सकते हैं कि 3 कवि और 1 कवित्री, जिन्हें हम तीनों को हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवित्री को दुर्गा के नाम से भी नाम दिया गया है हमारे छायावाद युग में। तो सबसे पहले कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी।
जो हमारे छायावादी युग के मुख्य स्तंभ हैं, जिन्हें लोग ब्रह्मा भी कहते हैं। यानी कि ब्रह्मा के हमारे जो हिंदी साहित्य में उन्हें ब्रह्मा की तुलना की गई है, ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। जिनका जन्म हुआ था काशी में 1889 में या 1889 में उनका जन्म हुआ था काशी में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1937 या 1937 में। और इनका जन्म एक सुन्नी नामक परिवार में हुआ था। तो ये इनकी जो पहली, वो हम ये कह सकते हैं हम कि जो छायावाद की प्रथम कृति है वो हमारी झरना है। तो हम अभी थोड़ा सा हम इन्हीं के जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं पर ध्यान देंगे। इनकी जो पहली रचना थी वो थी प्रेम पथिक, जिनकी रचना की थी इन्होंने 1905 में। ये छायावादी युग की पहली कृति नहीं थी। अगर हमारा एक प्रश्न आता है कि छायावादी युग की प्रथम कृति कौन सी है, तो हम प्रथम कृति झरना ही लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने झरना 1920 के लगभग की थी। तो वो छायावादी, क्योंकि हमारा जो छायावादी युग था वो 1920 में ही आरंभ हुआ था, लेकिन इनकी जो पहली रचना थी प्रेम पथिक ये 1905 में हुई थी। तो ये जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है, तो हम इसमें आंसर देंगे प्रेम पथिक। अगर पूछा जाएगा कि छायावादी युग की पहली रचना कौन सी है, प्रथम रचना कौन सी है, तो हम उसको बताएंगे झरना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं कि अगर आ जाता है कि छायावादी युग के प्रथम रचना कौन सी है, तो ये ध्यान नहीं देते हैं उन्होंने पूछा क्या है। अगर पूछा जा रहा है कि छायावादी युग की प्रथम रचना है, तो हम बताएंगे झरना। अगर पूछी जा रही है जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कौन सी है, तो हमें प्रेम पथिक बताएंगे। ठीक है, तो पहली रचना इनकी थी प्रेम पथिक 1905 में, और दूसरी थी इनकी चित्रधार, जिसकी रचना उन्होंने 1906 में की थी। फिर है कर्णालय झरना 1918 और 20 के समय के अंतराल में उन्होंने रचना की थी। आंसू लहर कामयानी इनका बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, क्योंकि ये श्रेष्ठतम काव्य है, छायावाद युग का महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम काव्य है। प्रश्न अगर आता है कि छायावाद युग का प्रथम महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम काव्य कौन सा है, तो हम बताएंगे कामयानी। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान देनी। इसकी रचना हुई थी 1935 में, और ये श्रेष्ठतम महाकाव्य है, जिसमें हमारे 15 सर्ग हैं, और इसमें जो नायक नायिका हैं मनु, इड़ा और श्रद्धा। तो यहाँ पर कवि ने मनु को मन का प्रतीक माना है, और श्रद्धा को हृदय का, और इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य है हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा कामयानी।
थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी ये दिक्कत होगी। आप लोग जल्दी जल्दी फिर से जुड़ जाइए। तो हम बात कर रहे थे छायावादी युग की, जो आधुनिक युग का तीसरा युग है, जिसे हम महत्वपूर्ण युग भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण युग माना जाता है छायावाद युग, जिसका समय रहा है, कुछ लोग 1850 से लेकर 1918 से लेकर 1938 तक मानते हैं, और कुछ लोग 1920 से भी समय मानते हैं। तो इसका निर्धारित समय यही है, 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। और इसके प्रवर्तक थे हमारे छायावादी युग के ईलाचंद्र जोशी, और मुख्य संपादक थे इसके जयशंकर प्रसाद जी। अब आती है बात कि छायावाद क्या है, छायावाद युग क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि छायावाद युग क्या है। हिंदी कविता में छायावाद युग द्विवेदी युग के बाद आता है, और ये छायावादी युग जयशंकर प्रसाद जी ने ही इसका नाम दिया था। द्विवेदी युग में क्या था कि कविता की जो नीरसता थी वो कम होती जा रही थी, यानी कि कविता का ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जा रही थी। तो इसकी नीरसता को देखते हुए इसका विरोध करने के लिए छायावाद युग उत्पन्न हुआ। और सबसे पहले छायावाद युग में शारदा पत्रिका का संपादन किया गया, जिसके संपादक थे मुकुटधर पांडे जी। छायावाद में कविता खड़ी बोली में देखने को मिलती है। जितनी भी कविताएं हैं खड़ी बोली में देखने को मिलती हैं। खड़ी बोली तो प्रतिष्ठित हो गई थी, और ब्रजभाषा धीरे धीरे कहाँ बाहर होती जा रही थी, या ये कह सकते हैं इस युग में ज़्यादातर खड़ी बोली पर ही महत्व दिया जा रहा था, और ब्रजभाषा को बाहर किया जा रहा था या बाहर होती जा रही थी। तो ये है हमारा छायावाद क्या है। अब आती है बात कि छायावाद का अर्थ क्या है। वैसे हमें देखने को मिलता है कि छायावाद कि किसी की छाया पड़ना, पर ऐसा नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को रहस्यवाद की विशेषता दी गई। रहस्य का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि उसमें देखने को कुछ मिलता है और उसके अंदर होता कुछ और है। यानी कि उनकी रचनाओं में देखने के लिए कुछ और है, लेकिन अंदर कुछ और छुपा होता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को रहस्यवाद की विशेषता बताया है, या विशेष काव्य शैली बताई है। रामकुमार वर्मा जी हैं, ये कहते हैं कि छायावाद परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, और आत्मा की छाया परमात्मा पर। इसलिए ये छायावाद, इसी युग का नाम छायावाद रखा गया, क्योंकि कुछ इसमें आध्यात्मिक रचनाएं भी की गई हैं। अब हमारे जो नगेंद्र जी हैं, उनके अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध ही छायावाद कहा है। अब आती है बात हमारी, ये तो हुई छायावाद क्या है, छायावाद का अर्थ क्या है। अब आता है हमारे जो छायावाद के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं। हमारा छायावाद युग बहुत महत्वपूर्ण युग माना जाता है, और अधिकतर इस युग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे प्रतियोगिता प्रश्न पर, टेस्ट पेपर पर, एग्ज़ाम पेपरों में आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर एग्ज़ाम में पेपर के अंदर अगर छायावाद से संबंधित कोई प्रश्न आए, अक्सर उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें आते हैं। तो इसलिए हम छायावाद युग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अब हम बात करेंगे छायावाद युग के स्तंभ कौन से हैं। हमारे छायावाद युग के स्तंभ का मतलब समझ लो, जो छायावाद युग है
वो इनके बदौलत कह सकते हैं या इनके वजह से वो खड़ा हुआ। तो वो हमारे थे 4 कवि हैं जो स्तंभ हैं, 3 तो कवि हैं और 1 कवित्री है। तो हमारे जो 3 कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम निराला भी कहते हैं। और चौथी हमारी जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा। तो ये हमारे छायावाद युग के 4 स्तंभ हैं। अगर हमारा प्रश्न आता है कि छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन से हैं, तो हम इन 4 कवियों के नाम देंगे। ये हमारे छायावादी युग के स्तंभ कहलाते हैं। अब बात आती है, हम चर्चा करेंगे इन 4 कवियों के बारे में। थोड़ा इन 4 के बारे में ध्यान देंगे थोड़ा हम। एक प्रश्न आता है इसमें कि छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है। छायावाद युग की प्रथम कृति तो झरना है, जो हमारे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। दूसरी बात आती है कि अगर प्रश्न आता है जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना कौन सी है, तो हम जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम रचना है प्रेम प्रतीक पथिक, और छायावाद युग की प्रथम रचना है हमारी झरना। तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आता है तो हाँ विद्यार्थी लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दोनों को क्या कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, या वो दोनों एक चीज़ समझते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो छायावाद युग की प्रथम जो कृति है, रचना है, वो है झरना, और ये भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो प्रथम रचना लिखी गई है वो है प्रेम पथिक। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद पर थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था काशी में, और मृत्यु उनकी हुई थी 1936 में। और इनका जन्म एक सुन्नी परिवार में हुआ था। और जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा का नाम दिया जाता है, ब्रह्मा के नाम से भी जानते थे, क्योंकि जो हमारे तीनों स्तंभ हैं उन्हें हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जानते हैं। इनको नाम दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश, और जयशंकर प्रसाद जी को लोग ब्रह्मा भी कहते थे। अब आती है बात इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है पहली प्रथम प्रेम प्रतीक पथिक, जो 1905 में इन्होंने इसकी रचना की थी। चित्रधार 1906 में, कर्णालय झरना 1918 में रचना हुई थी इसकी, जब हमारा छायावाद युग प्रारंभ ही हुआ था। आंसू लहर कामयानी इनका मुख्य महाकाव्य है। कभी कभी आता है प्रश्न छायावाद युग का मुख्य महाकाव्य कौन सा है, या श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है, तो हम आंसर देंगे कामयानी। जरीना शर्मा देख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शेयर जरूर करें, जो भी इससे जुड़ा हुआ है शेयर जरूर करें। उसके बाद कामयानी एक श्रेष्ठतम महाकाव्य है, जिसमें हमारे 15 सर्ग हैं, और इसमें मनु, इड़ा और श्रद्धा, इन पर आधारित इसकी रचना हुई है। मनु को मन का प्रतीक माना है हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने, और श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना है, और इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना है। ये भी बात ध्यान रखने वाली, कभी कभी ये प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाता है। अब इसके बाद उन्होंने 1910 में बहुत सारी और रचनाएं भी की हैं, छोको इच्छावास इत्यादि। ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। बहुत सारी रचनाएं हैं, अभी इनकी भी और हैं, जो सारी बताने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन जो मुख्य रचनाएं हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये थे हमारे छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद प्रथम स्तंभ। अब आती है बात दूसरे स्तंभ कौन से हैं। वो हैं हमारे दूसरे स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं,
रुद्र के नाम से, अर्थात शंकर के नाम से। हिंदी गद्य साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी जी को रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र शंकर जी का ही पर्यायवाची शब्द है। और इनका जन्म बंगाल में हुआ था 1899 में, और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं हमारी जूही की कली, जो 1916 में की थी इन्होंने रचना, अनामिका 1923, परमल 1930 में, सरोज स्मृति 1935 में। सरोज इनकी बेटी का नाम था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति की रचना, कृति की रचना की थी। राम शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये एक इनका प्रबंध का महाकाव्य है जो तुलसीदास जी के चरित्र पर आधारित है। कुकुरमुत्ता 1948, आराधना 1953। इसके अलावा उनकी आराधना है, ये बहुत सारी उनकी रचनाएं, और ये केवल मुख्य रचनाएं हैं जो इसमें दी हैं। ये थे हमारे दूसरे स्तंभ, छायावादी युग के दूसरे स्तंभ थे। अब हमारे तीसरे स्तंभ हैं कौन से? सुमंत्रा नंदन पंत, जिनका जन्म हुआ था 1900 में और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो पहली कविता थी गिरजे का घंटा, सबसे पहली कविता थी हमारी गिरजे का घंटा, जिसकी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी ने की थी 1911 में। और हैं स्वर्ण किरण, युगांतर, युगपथ इत्यादि बहुत सारी इनकी मुख्य रचनाएं रही हैं। और तीसरी बात यह है, सुमित्रा नंदन पंत जी को विष्णु के नाम से जाना जाता है। जो ये तीनों स्तंभ थे वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जाने जाते थे। अब हमारा चौथा स्तंभ है हमारी कवित्री महादेवी वर्मा जी, जिसे दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में, फर्रुखाबाद में हुआ था, और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी उसमें गृह वेदना इत्यादि का ज़्यादा वर्णन किया गया है, नीरस। तो थोड़ा सा गृह वर्णन होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा भी कहते हैं। अब इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं। निहार जो 1930 में रचना की थी, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, दीपशिखा 1942 में, और संध्या गीत इत्यादि, ये इनकी सब काव्य रचनाएं हैं। अब ध्यान देंगे हम गद्य रचनाओं पर। गद्य रचनाएं हैं स्मृति की रेखाएं, पथ का साथी, अतीत के चल चित्र इत्यादि। और इनके जो मुख्य काव्य संग्रह था वो था यामा। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मुख्य काव्य संग्रह कौन सा है, वो है यामा। तो ये तो बात रही हमारे छायावादी युग के 4 स्तंभों की, जिस पर हमारा जो छायावाद युग है वो टिका हुआ है। अब बात करते हैं हम छायावाद युग की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो क्या हैं। मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं, मुख्य प्रवृत्तियां क्या रही हैं। ये ऋतु शर्मा जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रश्न पर। ये सुनील उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रश्न पर।
और ये राजकुमार शर्मा जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। जो लोग भी इस पृष्ठ पर जुड़े हैं वो शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी जुड़ जाएं इससे। अब बात करते हैं हम छायावादी की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, मुख्य विशेषताएं क्या क्या देखने को हमें मिलती हैं कवियों की रचनाओं में। तो सबसे पहली रचना थी हमारी, मुख्य रचना है वो है व्यक्तिवाद की प्रधानता। कवियों ने अपनी रचनाओं में व्यक्ति को की बातों को, व्यक्तित्व को ज़्यादा ध्यान में रखकर अपनी रचनाएं की हैं। दूसरी विशेषता रही है मानवतावाद। मानवतावाद यानी कि इंसानियत को ज़्यादा महत्व दिया है, मानव को भी ज़्यादा महत्व दिया, मानवतावाद देखने को मिलता है। तीसरी मुख्य विशेषता रही है प्रकृति चित्रण, यानी कि छायावाद युग में अधिक से अधिक प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। उन्होंने अपने प्रकृति चित्रण की सौंदर्य का वर्णन अधिक से अधिक किया हुआ है। फिर चौथी विशेषता हमारी है श्रृंगारता, यानी कि कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। उनके कविताओं में श्रृंगार रस का वर्णन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। और पांचवी विशेषता है हमारी रहस्यवाद। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रहस्यवाद यानी कि उनकी कविताओं में होता कुछ था और अंदर छुपा कुछ और होता था, यानी कि उसका अर्थ अलग निकल कर आता था, देखने को कुछ और मिलता था। तो ये उनकी रचनाओं में, कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद की का वर्णन देखने को ज़्यादा मिलता था। और छठी विशेषता रही थी वेदना और निराशा। कभी कभी कवियों ने वेदना और निराशा, जैसे कि महादेवी वर्मा जी की बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो उनकी कृतियों में वेदना और निराशावादी की को देखने को ज़्यादा मिलता है। और अगली विशेषता रही है हमारी नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना भी हमारी देखने को कवियों की रचनाओं में मिलती है छायावादी युग के। अगली विशेषता है आदर्शवाद और प्रतीकात्मक, चित्रात्मक भाषा। और सबसे ज़्यादा मुख्य विशेषता है कि हमारे छायावाद युग में नए नवीन छंदों, रसों और अलंकारों का वर्णन अधिक से अधिक देखने को मिलता है, जिन्होंने उनकी कृतियों में नवीनता दी है। इसलिए उनकी कृतियों में ज़्यादा से ज़्यादा छायावादी युग में नवीनता देखने को हमें मिलती है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नए छंद, रस और अलंकारों पर वर्णन किया है। अब बात करते हैं हम नाटक के क्षेत्र में। नाटक के क्षेत्र में हम बात करते हैं कि नाटक के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं और उनके नाटक कौन कौन से हैं। नाटक के क्षेत्र में हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त इत्यादि नाटकों की रचना की है। और भी बहुत सारे नाटक हैं, हरिकृष्ण, रक्षाबंधन इत्यादि। हरिकृष्ण, रक्षाबंधन, प्रतिशोध। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने मुक्ति का रहस्य और सन्यासी। ये सब हमारे छायावाद युग के नाटक हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि छायावाद युग के 2 नाटकों के नाम लिखिए, या छायावादी युग के मुख्य नाटक कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, जिन्होंने मुक्ति का रहस्य और सन्यासी। अब देखते हैं उपन्यास के क्षेत्र में छायावादी युग में कौन कौन से कवि रहे हैं। उपन्यास, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे हैं हमारे प्रेमचंद, जिन्हें हम उपन्यासकार के नाम से भी जानते हैं। और इनके मुख्य उपन्यास रहे हैं क्षेत्र में है प्रेमचंद, जिनके मुख्य उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन
गोदान इत्यादि इनके मुख्य उपन्यास हैं। फिर है विशंबर नाथ शर्मा जी, इनके मुख्य उपन्यास रहे हैं चतुर्सेन शास्त्री, शिव पूजन इत्यादि। और निबंध में सबसे ज़्यादा हमारे निबंधकार रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने आलोचनात्मक कवि भी कहा जाता है। इन्होंने आलोचनाएं बहुत सारी अपनी कृतियों में आलोचनाएं ज़्यादा लिखी हैं। तो सबसे पहले इनका जो निबंध है वो चिंतामणि, वियोगहरि, श्री राम इत्यादि भी मुख्य निबंधकार रहे हैं जो छायावादी युग के हैं। अब अगर प्रश्न आता है कि छायावादी युग के दो नाटककारों के नाम बताइए उनके एक ही निबंधों के, तो इस प्रश्न में आप बता सकते हैं। अगर आता है कि छायावादी युग के दो उपन्यास के नाम लिखिए और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, तो हम बता सकते हैं प्रेमचंद हैं, विशंबर नाथ शर्मा जी हैं और चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। ये हैं हमारे। अगर दो निबंधकारों के नाम पूछे जा रहे हैं तो बता सकते हैं दो निबंध कौन कौन से हैं, तो हम बता सकते हैं। तो आज हमने सबसे किस पर बात की, चर्चा की, छायावादी, जो आधुनिक काल का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण युग रहा है। तो छायावाद क्या है, छायावाद का अर्थ क्या है, छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं और छायावाद की प्रवृत्तियाँ मुख्य विशेषताएं क्या हैं, छायावाद की कृतियाँ कौन कौन सी हैं, रचनाकार कौन से हैं, निबंध कौन कौन से हैं, नाटक कौन कौन से हैं, ये सब मैंने आज तुम लोगों को बताया है। तो आप विशेषकर ध्यान दें और जो लोग जुड़े नहीं पाते हैं वो विशेषकर ध्यान दें। 6 बजे मैं लाइव होती हूँ, तो थोड़ा ध्यान दें और अपने साथियों को जोड़ें। ये विशेषकर ध्यान दें कि कहीं से भी अगर कुछ ज्ञान मिल रहा है तो प्राप्त करने में कोई हर्ज नहीं है, और हमारा लक्ष्य तभी सार्थक होता है जब आप लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, अन्यथा हमारा लक्ष्य बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने शेयर कीजिए, अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए, तभी हमारा ये लक्ष्य सार्थक होगा, तभी हम आगे तक पहुंच पाएंगे और तुम तक, आप लोगों तक ये कुछ वीडियो पहुंचा पाएंगे। और ये वीडियो YouTube पर भी अपलोड कर दी जाएंगी और उस पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहीं पर कुछ विचार के साथ मैं यहीं अपना विराम लेती हूँ और फिर मिलते हैं हम अगले संडे रविवार को शाम 6 बजे। समय हमेशा आपके साथ ही होता है, समय हमेशा आपके साथ ही होता है, वे बुरा हो या अच्छा हो ये आपके कर्म ही तय करते हैं। यानी कि समय तो हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन अच्छा बुरा तब होता है, अच्छा जब हमारे कर्म होते हैं, वो हमारे कर्म तय करते हैं कि समय अच्छा है या बुरा है। यानी कि जैसे हमने कर्म किए हैं समय भी हमारे साथ वैसे ही समय देता है साथ, लेकिन होता हमारे साथ हमेशा ही समय है, ऐसा नहीं कि समय हमारे साथ नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।